हाय दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। अभी रेलवे की बहुत सारी वैकेंसी आने वाली है। एएलपी की वैकेंसी आ चुकी है और इसके बाद अभी मैंने कुछ पता करने की कोशिश किया था तो पता ये चला था कि एएलपी की वैकेंसी के बाद ग्रुप डी का वैकेंसी आने की संभावना है और उसके बाद रेलवे आरआरबी जेई की वैकेंसी ला सकता है। तो ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैंने जब पता करने की कोशिश किया था तो मुझे ये पता चला कि इसके लास्ट टाइम में लास्ट बार जो वैकेंसी रिलीज किया गया था ना, उस समय भी पहले एएलपी का वैकेंसी आया था और उसके बाद ग्रुप डी का वैकेंसी आया था और उसके बाद जेई का वैकेंसी आया था और उसके बाद अन्य वैकेंसी आए थे। तो उसी प्रकार का पैटर्न बोला गया कि इस बार भी फॉलो किया जाएगा और सारे वैकेंसी बैक टू बैक एक साथ ही नहीं आएंगे। बोला गया है कि कुछ गैप करके आएगा। इससे क्या होगा कि ये जितने भी वैकेंसी आएंगे ना, उसको मैनेज करना रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के द्वारा आसान हो जाएगा। इसलिए थोड़ा सा गैप रखा जाएगा इन सभी में। तो अभी जो एएलपी का वैकेंसी आया ना, इसके बाद चूंकि अभी इलेक्शन का समय चल रहा है तो इस इलेक्शन के समय में वैकेंसी थोड़ा ज़्यादा लाना जरूरी है रेलवे के लिए। तो ग्रुप डी की वैकेंसी ज़्यादा मात्रा में रिलीज करने की संभावना है। तो ग्रुप डी की वैकेंसी पहले आएगी और उसके बाद फिर आरआरबी जेई की वैकेंसी आएगी। तो इस वीडियो में मैं आपको जो चीज़ बताने वाला हूँ, जिस कारण से मैंने इस वीडियो को बनाया और जो इन्फॉर्मेशन मैं इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आरआरबी जेई से संबंधित है। अब जब आरआरबी की जेई की आपकी प्रिपरेशन तो चल रही है और प्रिपरेशन करने के बाद अगर आप इसके एग्जाम्स देते हैं और आपकी पोस्टिंग हो जाती है, यानी आप क्वालिफाई कर जाते हैं, फाइनली आपको सेलेक्ट कर लिया जाता है और सेलेक्ट करने के बाद जब आपकी सबसे पहले ट्रेनिंग होती है, 1 साल की लगभग ट्रेनिंग होती है या जितना ड्यूरेशन रहता है उसमें उस ड्यूरेशन की ट्रेनिंग पूरी होती है और ट्रेनिंग पूरी कर लेने के बाद आपकी परमानेंट पोस्टिंग होती है। जब तक ट्रेनिंग रहती है ना, वो टेम्प्रोरी कहलाता है, ये ध्यान रखिएगा। तो जस्ट आपकी जब पोस्टिंग होती है, जो ट्रेनिंग की पोस्टिंग की बात करो, ट्रेनिंग के समय जो सैलरी मिलेगी ना, पहले उसके बारे में आपको बताऊंगा। फिर पोस्टिंग हो जाने के बाद जो सैलरी आपको मिलेगी मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। तो ये चीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, अच्छे से देखिएगा और एक एक चीज़ को समझिएगा। और किसी प्रकार का डाउट आएगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर देना, मैं उसका रिप्लाई जल्द से जल्द आपको दे दूंगा। तो चलिए इसके बारे में फटाफट जान लेते हैं कि आपकी जब पोस्टिंग होगी ना, तो जो सैलरी स्लिप बनती है, तो उस सैलरी स्लिप में क्या क्या इन्फॉर्मेशन रहेगा और आपको कितना रुपया मिलने वाला है, ट्रेनिंग के दौरान कितना मिलेगा उसके बारे में जानेंगे और ट्रेनिंग के बाद जब परमानेंट पोस्टिंग हो जाती है तो कितना रुपया आपको मिलेगा उसके बारे में भी जानेंगे। तो चलिए फटाफट इस चीज़ को जानते हैं और थोड़ा फास्ट जानते हैं। तो एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं ना, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को जरूर दबा देना, जिससे कि मैं कभी भी इस प्रकार का वीडियो अगर अपलोड करूंगा ना, तो वो तुरंत आपके पास पहुंच जाएगा और आप वीडियो को देख करके उसका लाभ ले पाएंगे। चलिए इसमें हम लोग ये जान लेते हैं कि पोस्टिंग और ट्रेनिंग के दौरान आपकी सैलरी कितनी रहेगी जब आप आरआरबी जेई का एग्जाम क्रैक कर लेंगे और आपको प्लेसमेंट दिया जाएगा रेलवे के द्वारा। तो देखिए, आपको सबसे पहले तो इसमें आपका नाम रहेगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नाम तो रहना ही है सैलरी स्लिप में और नाम के बाद आपका डेजिग्नेशन रहेगा कि आप जेई पोस्ट पे तो है लेकिन कौन से डिपार्टमेंट में है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो डिपार्टमेंट रहेगा ना, उसका पर्टिकुलर यहाँ डिटेल्स रहता है। अब जो भी चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ उन सभी चीज़ों को मैं थोड़ा शॉर्ट में ले चलूंगा, क्योंकि मेरा पर्पस है इस वीडियो में आपको सैलरी के बारे में बताने का। तो जो इन्फॉर्मेशन है सैलरी स्लिप में, वो इन्फॉर्मेशन को मैं जल्दी में बताऊंगा। लेकिन अगर आपको ये चाहिए होगा कि आपको कोई डाउट रहेगा और आप उसका डिटेल्स वीडियो चाहते होंगे तो आप कमेंट जरूर कर देना, मैं उसका डिटेल्स वीडियो बना दूंगा ताकि आप उसका इन्फॉर्मेशन भी समझ पाए, उसका इन्फॉर्मेशन आपको मिल पाए और आपका जो डाउट रहे वो डाउट खत्म हो जाए। तो चलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं। जिस डिपार्टमेंट में आपकी पोस्टिंग होगी उस डिपार्टमेंट का नाम रहेगा, जिस स्टेशन पे पोस्टिंग होगी उस स्टेशन का नाम रहेगा वहाँ पे। बी यूनिट क्या होती है कि एक ग्रुप ऑफ जो एम्प्लॉयज होते हैं ना, उसका एक पर्टिकुलर अलग एक यूनिट होता है जो वो डिसाइड करता है कि सैलरी कितना बनेगा और उसका सारा हिसाब किताब रखता है वो। तो उसका एक बिल यूनिट होता है, एक नंबर से वो यूनिट जाना जाता है किस किस मेंबर का उस यूनिट में लिया जा रहा है पूरा डिटेल्स, यानी उसकी सैलरी बनाई जा रही है उसमें। तो वो बिल यूनिट होता है, उसका आधार नंबर रहेगा आपका, वो सभी का रहता है, डेट ऑफ बर्थ रहेगा आपका। और ये लेवल 6 यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये लेवल 6 कौन से लेवल में, आप लेवल 6 में पोस्टिंग होती है आरआरबी जेई की। अब लेवल 6 में जो पोस्टिंग हो रही है ना, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5, लेवल 6, लेवल 7, लेवल 8 ऐसे करके आगे बढ़ते जाता है। जैसे जैसे पोस्ट ऊपर जाता है ना, वैसे वैसे उसको ज़्यादा रुपया मिलता है। यानी लेवल 1 में सबसे छोटा लेवल है ये और इसकी 18,000 सैलरी है। ये कम से कम सैलरी है रेलवे में 18,000। और जैसे लेवल 2 तो उसकी सैलरी ज़्यादा होगी, तो लेवल 6 की सैलरी भी ज़्यादा है। और कितनी इसकी बेसिक सैलरी है, स्टार्टिंग कितना से बेसिक कितना है, चलिए सबसे पहले वो जान लेते हैं। इसकी जो बेसिक सैलरी है ना, वो है 35,400 सैलरी है इसकी, यानी स्टार्टिंग में ही आपको 35,400 रुपया मिलता है। ये चीज़ समझ गया आप। चलिए पहले ये थोड़ा सा और डिटेल जानते हैं, फिर सैलरी पे आ जाएंगे। इंक्रीमेंट लगता है आपकी जब पोस्टिंग होती है ना, तो पोस्टिंग होने के बाद आपको एक प्रत्येक साल का इंक्रीमेंट होता है। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इंक्रीमेंट या तो जुलाई में होता है या जनवरी महीने में होता है। 6 महीने में एक बार इंक्रीमेंट होता है। 6 महीने में एक बार का मतलब आपका 6 महीने में एक बार नहीं होगा। अगर आपकी पोस्टिंग हो जाएगी तो किसी एक एम्प्लॉय का जो इंक्रीमेंट होता है वो साल में एक बार होता है।
लेकिन 6 महीने के एक बार का क्या मतलब है कि अगर किसी का जनवरी से जुलाई के बीच में हुआ ना तो जुलाई में उसका इंक्रीमेंट लगेगा, किसी का जुलाई से जनवरी के बीच अगर पोस्टिंग होती है यानी नियुक्ति की जाती है तो जनवरी महीने में उसका इंक्रीमेंट लगता है। यानी 6 महीने में से जुलाई में या फिर जनवरी में इंक्रीमेंट लगेगा। तो सबको एक एग्जांपल बताता हूँ, आपने अगस्त महीने में ज्वाइन किया है तो अगस्त महीने में ज्वाइन किया तो आपका कब लगेगा, जनवरी में लगेगा, क्योंकि उसके बाद जनवरी आएगा। तो इस प्रकार से समझ गए होंगे। चलिए अब इसके बाद मोबाइल नंबर रहेगा, आप जो मोबाइल नंबर दिए रहेंगे ना वो मोबाइल आपका इसमें ऐड किया जाएगा, सैलरी स्लिप में मोबाइल नंबर भी रहेगा। डेट ऑफ ज्वाइनिंग, किस डेट में आप ज्वाइनिंग किए हैं उस डेट का भी डिटेल्स रहेगा, ज्वाइनिंग का जिस पर्टिकुलर डेट से ज्वाइन किया आप, डेट ऑफ ज्वाइनिंग रहेगा आपका उसमें। ये पीएफ अकाउंट नंबर रहेगा। पीएफ अकाउंट नंबर क्या होता है, प्रोविडेंट फंड अकाउंट होता है। इसमें क्या होता है कि आपका कुछ सैलरी का भाग कट के जमा होता है प्रत्येक महीने और ये सारा रुपया कलेक्ट होता चला जाता है और जब आप रिटायर होते हैं, आप जब रिटायर हो जाएंगे रेलवे से तो वो सारा रुपया आपको वापस किया जाता है रेलवे गवर्नमेंट के द्वारा। तो अब देखिए ये पीएफ जो है ना अकाउंट आपका एक ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा हैंडल किया जाता है, इसका देख रेख किया जाता है और उसको बोलते हैं ईपीएफओ, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। इस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये पूरा देखा जाता है, जो आपका सैलरी कटता है, सैलरी में से जो पार्ट कटते हैं पीएफ के अकाउंट में जाके जमा होता है वो रिटायरमेंट के बाद। यानी इसका क्या काम है, ईपीएफओ ऑर्गेनाइजेशन का रिटायरमेंट के समय जो आपको रुपया मिलता है ये कलेक्ट करके रखता है और रिटायरमेंट के समय रुपया देता है, इस चीज़ को ये देखता है। अब ये पेमेंट मोड जो आपको जो सैलरी रेलवे गवर्नमेंट देती है ना, वो सैलरी आपके अकाउंट में आती है दो तरह से, नेफ्ट के द्वारा आएगी या फिर कोर बैंकिंग के द्वारा आती है। उसके बाद बैंक का आईएफएससी कोड का डिटेल्स रहेगा सैलरी स्लिप में। आईएफएससी कोड का मतलब बैंक, जिस बैंक में आपका रुपया है उसका आईएफएससी कोड रहेगा, उसका अकाउंट नंबर भी रहेगा। अब आपका पैन नंबर भी रहेगा इसमें। अब ये जो है ना दो चीज़, ये आपका छुट्टी से संबंधित है कि आपको जो छुट्टी गवर्नमेंट देती है, साल में कुछ डिसाइडेड होता है कितना छुट्टी मिलना है आपको। एलएपी और एलएचएपी बोलते हैं उसको, इसको दूसरे नाम से भी जानते हैं, कई जगह पे लोग दूसरे नाम भी बोलते हैं इसको। एलएपी का मतलब होता है लीव ऑन एवरेज पे और एलएचएपी का मतलब होता है लीव ऑन हाफ एवरेज पे, मतलब आधे दिन का लीव कहलाता है एलएचएपी। एलएपी का मतलब होता है पूरे दिन का लीव कहलाता है। ये चीज़ समझिए, इसका रिकॉर्ड रहता है। इसका अगर डिटेल्स जानकारी चाहिए होगा तो आप कमेंट कर देना, मैं कमेंट बॉक्स में देख करके आप समझ जाऊंगा तो मैं उसका वीडियो बना दूंगा, आप उसको देख सकेंगे। फिर अब चलिए हम लोग सैलरी पे आते हैं। मेन जो इस वीडियो का पर्पस है ना वो है सैलरी। और एक चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मैं इसका प्रूफ भी देने वाला हूँ आपको लास्ट में, वीडियो के लास्ट में मैं आपको प्रूफ देने वाला हूँ कि पहली जब पोस्टिंग होती है ना तो उसकी सैलरी कितनी बनती है, ट्रेनिंग के दौरान और जस्ट ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाने के बाद पोस्टिंग होती है तो उस समय सैलरी कितनी बनेगी, दोनों चीज़ के बारे में बताऊँगा आपको। तो ये देखिए ग्रॉस सैलरी क्या होता है कि आपकी जितनी भी अर्निंग्स होती है सभी ऐड हो जाते हैं तो वो ग्रॉस कहलाता है। कैसे कि आपकी बेसिक अगर 35,400 रुपया है, ये 35,400 रुपया ये बेसिक हो गई। उसके बाद क्या होता है यहाँ पे एक होता है डीए। डीए का मतलब होता है डियरनेस अलाउंसेस और इसको हिंदी में बोलते हैं महंगाई भत्ता। और अभी के समय में महंगाई भत्ता 48% चल रहा है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट का भत्ता होता है जो बढ़ाता है धीरे धीरे, 6 महीने में, प्रत्येक 6 महीने में बढ़ता है। तो ये 48% चल रहा है। अगर आपका बेसिक सपोज अभी आप ज्वाइन करते हो और बेसिक अगर अभी यहाँ पे 35,400 है और 48% निकाल लगभग 50% आधा कर देते हैं, 35,000 का आधा करेंगे 17,000 के आसपास और दोनों को ऐड कर लेंगे तो लगभग 52,000 के आसपास आ जाता है इसको ऐड करके। तो आपको डीए मिलेगा और ये बेसिक मिलेगा। ट्रेनिंग के दौरान डीए प्लस बेसिक मिलता है और अलग से कोई भत्ता नहीं मिलेगा। ये एचआरए आपको नहीं मिलता है, एचआरए उस समय नहीं मिलता है नॉर्मली ट्रेनिंग के दौरान। तो और ये हो गया आपका ये हो गया आपका ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस बोलते हैं। तो ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस भी उस समय नहीं दिया जाता, एक्स्ट्रा कुछ नहीं मिलता ज़्यादा, बेसिक प्लस डीए तो मिलता ही है। और ये हो गया सेल अलाउंसेस, ये भी नहीं मिलता है। फिर हो गया ट्रैवलिंग अलाउंसेस, तो ट्रैवलिंग अलाउंसेस उस समय नहीं मिलता है क्योंकि ट्रेनिंग हो रही है आपकी। तो ट्रेनिंग हो रही है तो आपको डीए प्लस बेसिक मिलता है और उस समय आपका कोई रुपया कटता नहीं है। ये जो टोटल रुपया है ना वो सारा रुपया आपको मिल जाएगा। अब देखिए रिकवरीज जो होता है वो होता है रुपया जो कटता है आपके अकाउंट से, तो उस समय कोई रुपया नहीं कटता नॉर्मली। तो जो रुपये चूंकि नॉर्मली नहीं कटता है, कटेगा तो 200-400 रुपये 500 रुपये किसी कारण से, वो रीजन उसमें लिखा रहेगा, गवर्नमेंट किसी कारण से काटेगी। तो नॉर्मली आपको 50,000 के आसपास मिलेगा, ये चीज़ समझ लीजिए। नॉर्मली आपको 50,000 के आसपास सैलरी मिलेगा, ट्रेनिंग के दौरान भी मिलेगा आपको इतना। अभी की बात कर रहा हूँ जिसमें महंगाई भत्ता 48% है। तो महंगाई भत्ते पर डिपेंड करता है कि आपका बेसिक प्लस महंगाई भत्ता मिल करके टोटल सैलरी होता है। तो ट्रेनिंग के दौरान 50,000 के आसपास मिलेगा ही मिलेगा। और अब नेट पेमेंट क्या होता है, रिकवरीज मतलब जो एक कुछ होता है एक्स्ट्रा रुपया जिसको काट लेता है गवर्नमेंट, तो उसको माइनस करते हैं टोटल ग्रॉस पेमेंट में, तो लास्ट में जो बचता है उसको नेट पेमेंट बोलते हैं। तो नेट पेमेंट अभी नहीं, क्योंकि ट्रेनिंग के दौरान आपको ज़्यादा कुछ मिल नहीं रहा है, एक बेसिक प्लस डीए मिल रहा है।
तो ये दोनों डीए का मतलब मैंने डियरनेस अलाउंसेस बोलते हैं और ये हिंदी में महंगाई भत्ता बोलते हैं। बेसिक तो समझ गए, दोनों को ऐड करके जो रुपया वो सारा रुपया आपको मिल जाता है, तो लगभग 50,000 के आसपास मिल जाएगा। लेकिन जब ट्रेनिंग आपकी कंप्लीट हो जाएगी और आपकी पोस्टिंग हो जाएगी, तो पोस्टिंग के बाद आपको कितना मिलेगा, वो अभी ट्रेनिंग जब होती है ना तो वो टेम्प्रोरी पोस्ट कहलाता है, समझिएगा। उस दौरान हो सकता है आपको निकाला जा सकता है, आपका अगर बिहेवियर सही नहीं रहेगा तो। परमानेंट पोस्टिंग के बाद ज़्यादातर नहीं निकाला जाता है। तो परमानेंट पोस्टिंग के बाद आपका सैलरी क्या होता है, प्रभावित होता है, वो ज़्यादा मिलता है। वो कैसे, बेसिक तो आपको मिलेगा ही, बेसिक के बाद डीए तो मिलेगा ही। 51,000 तक पहुंच चुके, 52,000 तक, ये 52,000 तक पहुंच चुके हैं। अब देखिए ये एक्चुअल में 52 था, अगर मैं कहीं 51 बोला हूं तो समझ लीजिएगा 51-52 मतलब 50,000 से ज़्यादा मिल रहा है आपको। फिर देखिए ये एचआरए है, एचआरए का मतलब हाउस रेंट अलाउंसेस होता है, ये लगभग 3,000 के आसपास मिलेगा, समझ लीजिए। अगर उधर 52,000 हो गया प्लस 3,000 ऐड कर देंगे तो 55,000 हो गया। अब देखिए 55,000 में ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस ये लगभग 2,000 के आसपास रहता है। तो उधर से आपका कितना बताया मैंने, 55 प्लस इसको 2 को ऐड कर देंगे तो ये 57,000 हो गए। अब और देखिए आगे 57,000 में ये सीए मतलब होता है सेल अलाउंसेस, कुछ और भी अन्य प्रकार के अलाउंसेस मिल सकते हैं आपको। ये मैं कुछ एक कलेक्शन बोला जो नॉर्मली मिलता है यहाँ जितना भी मैं बता रहा हूँ, लेकिन अन्य अलाउंसेस कई प्रकार के भी हो सकते हैं आपके। ये आरआरबी जेई की पोस्टिंग की बात कर रहा हूँ। तो अभी 57,000 सेल अलाउंसेस ना, ये लगभग 40-50 रुपया या 100 रुपया हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं होता नॉर्मली। सेल मतलब आप मोबाइल जो इस्तेमाल कर रहे हैं उसका खर्चा देता है एक तरह से रेलवे गवर्नमेंट। फिर ये हो गया ट्रैवलिंग अलाउंसेस। ट्रैवलिंग अलाउंसेस क्या होता है, वर्क नेचर पे डिपेंड करता है। अगर जेई की पोस्टिंग हुई है आपकी और उसमें भाग दौड़ ज़्यादा है, एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन जाना पड़ता है, तो उसमें क्या होता है कि आप उसको उसमें भत्ता दिया जाता है, ट्रैवलिंग अलाउंसेस, यानी आप जो आवागमन कर रहे हैं ना उसका भत्ता दिया जाता है। तो ट्रैवलिंग अलाउंसेस जो दिया जा रहा है ना, यात्रा भत्ता बोलते हैं हिंदी में, इसमें आपको क्या होता है, एक दिन का भत्ता लगभग 500-600 रुपये निकल जाता है। तो अगर महीने का बोले ना तो लगभग 5,000 से ज़्यादा रुपये मिलेगा ही मिलेगा, 5-6 हज़ार के आसपास, अगर आपका ट्रैवलिंग ज़्यादा हो रहा है तो मिनिमम। तो अब उधर देखिए 57 पे आए थे, अब 57 में 5,000 जोड़ दीजिए तो 62 आ गया, टोटल 62,000 के आसपास आ गए। अब देखिए अब कुछ रिकवरीज हो गए जो कटेंगे, वो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। 62,000, 62 या 63,000 ऐसे टोटल ग्रॉस पेमेंट बताया मैंने अभी आपको। तो ग्रॉस पेमेंट में रिकवरीज क्या क्या होता है, रिकवरीज ये सारे रिकवरीज है यहाँ पे। रिकवरीज क्या, इंश्योरेंस है। इंश्योरेंस क्या होता है, 20-30 रुपये इंश्योरेंस रहता है, महीने का समझिए कटता है, तो वो इंश्योरेंस को छोड़ के चलते हैं। अब देखिए एनपीएस इंपॉर्टेंट है, 10% जो दिया हुआ है एनपीएस, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एनपीएस, इसको बोलते हैं न्यू पेंशन सिस्टम। अभी नया पेंशन सिस्टम चल रहा है, इसमें क्या होता है कि 10% रुपया जो कटता है ना वो जमा हो जाता है गवर्नमेंट के पास। और वो कब मिलेगा, न्यू पेंशन सिस्टम का रुपया जब आपका रिटायरमेंट हो जाएगा ना तो वो रुपया आपको वापस मिलता है। तो यही आपका कहाँ जाता है रुपया, पीएफ अकाउंट में चला जाता है, प्रोविडेंट फंड अकाउंट में आपका रुपया जमा हो जाता है। तो ये सारे रुपया जमा होते चले जाते हैं, उस अकाउंट में चले जाते हैं। तो ये एनपीएस का रुपया यहाँ से चला गया। अब इनकम टैक्स भी होता है। क्या इनकम टैक्स क्या होता है कि महीने लगभग 4 से 5 महीने में ये रुपया कटता है आपका। एक साल का जो इनकम टैक्स निकलता है वो 4 से 5 महीने में गवर्नमेंट काटती है। तो वो चूंकि 12 महीना होता है तो 4 लास्ट के 4-5 महीने में काटती है, तो उस समय बर्डन बढ़ता है उसका। अदरवाइज नॉर्मली इसको ऐड करने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसका भी मान लिए जितना इनकम टैक्स है उसमें से मान लेते हैं कि 2,000 कट रहा है सपोज, तो 2,000 कट रहा है। एक तो मैंने बताया आपको क्या कि एनपीएस का 10% कट रहा है। अगर अब 62,000 मैंने बताया था, 62,000 का 10% निकाल लो तो लगभग 6,000 एवरेज मानते हैं, 60,000, तो 6,000 उसमें से घटा दो, तो 6,000 घटा देंगे तो 56,000 के आसपास आ रहा है। 56,000 आ रहा है। अब देखो 56,000 में से क्या करोगे आप कि आपका इनकम टैक्स अगर मैं महीने महीने में कन्वर्ट कर दूं तो 56,000 में से 1,000 मान लेते हैं इसका, या 2,000 मान लेते हैं, तो 54,000 के आसपास। तो देखो एवरेज में सैलरी जो बताने जा रहा हूँ वो समझना जरूरी है। तो फिर स्टेट टैक्स होता है कुछ, स्टेट टैक्स 200-300 या 250 रुपये के आसपास होता है, इतना नॉर्मली काटता है। और 12 महीने में से 10 महीने लगभग काटता है, 2 महीने छोड़ देता है। तो वो स्टेट क्या करता है, एक टैक्स इम्पोज करता है जहाँ जिस स्टेट में आप काम कर रहे हैं, तो वो रुपया काटता है वहाँ पे। तो टोटल देखिए लगभग आप कैलकुलेशन करेंगे ना तो 55,000 के आसपास आपको रुपया बचता है। तो 54-55 रुपया आपका, और भी कुछ एक्स्ट्रा नॉर्मली और रिकवरीज कुछ नहीं होते उसमें से, कटता नहीं है नॉर्मली। लेकिन अगर कुछ और भी आप उसी समय मान लीजिए आपका परमानेंट जब पोस्टिंग हुआ तो आपने लोन भी ले रखा है, तो लोन का रुपया कटेगा उससे। अब लोन कौन सा, जो आप अगर अलग से आप लेते जैसे स्टेट बैंक से लेते, यूनियन बैंक से, यूको बैंक से, तो वो तो बाहरी बैंक हो गए। रेलवे का एक अलग से बैंक होता है, उससे अगर लोन लेते हैं तो उसको सैलरी स्लिप में दिखाया जाता है। इस चीज़ को समझ जाइए। अब देखिए मैंने आपको बोला था लास्ट में प्रूफ दूंगा, तो सबसे पहले ये तो समझ गए आप कि इसका ओवरऑल सैलरी कितना होता है, ये ध्यान रखिएगा। जब आप ट्रेनिंग कर रहे होते हैं ना तो ट्रेनिंग के दौरान लगभग 50,000 आपको मिलता ही है। और लेकिन जब पोस्टिंग हो जाती है ना तो पोस्टिंग होने के बाद स्टार्टिंग में आपको, ट्रेनिंग के बाद पोस्टिंग हो जाती है तो स्टार्टिंग में आपको लगभग 55,000 यानी 5,000-6,000 एक्स्ट्रा मिलता है। और उसके बाद धीरे 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 बढ़ेगा आपका सालाना। वो कैसे, वो इंक्रीमेंट जैसे जैसे लगता जाएगा, या कुछ भत्ता होता है ऐड होते जाते हैं।
कई अन्य प्रकार के भत्ते भी हो जा सकते हैं जो मैंने यहाँ इंक्लूड नहीं किया, वो पोस्ट पे डिपेंड करेगा कि आपका कौन सा पोस्ट है, तो वो सारे भत्ता ऐड हो जाता है। तो आपका लगभग स्टार्टिंग मैंने बताया कि ट्रेनिंग के दौरान 50,000 और उसके बाद जब परमानेंट पोस्टिंग हो जाती है ट्रेनिंग खत्म होने के बाद तो 55,000 कम से कम मिल रही है। तो इस प्रकार से टोटल सैलरी का कैलकुलेशन मैंने बताया आपको। ये सैलरी थोड़ा सा ज़्यादा या कम भी हो सकता है, वो जेई के अलग अलग पोस्ट पे डिपेंड करता है। अब देखिए यहाँ पे कि नेट पेमेंट तो मैंने बता ही दिया आपको लास्ट में। चलिए अब मैंने बताया था आपको क्या इसका एक प्रूफ भी दूंगा मैं। तो चलिए एक मैं आपको सैलरी स्लिप दिखाता हूँ। देखिए आपको राइट साइड में आपको सैलरी स्लिप दिख रहा होगा स्क्रीन पे, इसमें देख लीजिए सारे डिटेल्स दिए हुए जो मैंने आपको बोर्ड पे बताया ना, वो सारा डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल रहा होगा। तो इससे देख करके आप वो इन्फॉर्मेशन समझ सकते हैं कि नेट पेमेंट कितना है, ग्रॉस पेमेंट कितना है और क्या क्या डिटेल्स रहता है सैलरी स्लिप में। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि अन्य जितने भी कैंडिडेट्स हैं ना उसको भी ये पता चल पाए कि आरआरबी जेई के ज्वाइनिंग के बाद कितना रुपया उसको मिलने वाला है, और इससे उसको इसके लिए फॉर्म फिलअप करना चाहिए कि नहीं, इस जॉब को करना चाहिए कि नहीं, वो डिसाइड कर पाएंगे। तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना आरआरबी जेई के कैंडिडेट्स को, और इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना क्योंकि इसको बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। तो चलिए इसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।